नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर एक नई महाभारत ने कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में हुई आयकर की छापेमारी में, इनकम टैक्स की छापेमारी में अब कार्रवाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीबीडीटी ने जो रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी थी, उसी के आधार पर चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को अफसरों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अब इस आदेश के बाद से प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया गया। शुद्ध रूप से बदले की भावना से ये काम हो रहा है कि उस पैसे को 10 जनपद पहुंचाकर कांग्रेस के ऐशो आराम में खर्च किया। आयकर विभाग जिस प्रकार से देश की सरकार के दबाव में काम कर रहा है, सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार कमलनाथ सरकार है। मध्य प्रदेश की इस नई महाभारत में जहां कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो वहीं बीजेपी को इससे बड़ा सियासी फायदा होता साफ दिख रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कमलनाथ के करीबी रहे 3 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहा है। चुनाव आयोग ने फैसला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर लिया है। दरअसल 2019 के चुनाव के दौरान कमलनाथ के करीबियों के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी। सीबीडीटी ने इसी आधार पर रिपोर्ट को तैयार कर चुनाव आयोग को भेजी, जिस पर आयोग ने इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए कहा है। जैसे ही डिटेल जानकारी या पत्र या सूचना आती है, उसके और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो दोषी हैं वो कोई भी हो, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। इस रिपोर्ट में 3 आईपीएस अधिकारी और एक राज्य सेवा पुलिस अधिकारी का नाम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सीनियर आईपीएस अफसर सुशोभन बनर्जी, संजय माने, बी मधु कुमार और राज्य सेवा के अरुण मिश्रा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के इस नए सियासी महाभारत को लेकर बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर बदले की राजनीति का आरोप लगा रही है। इससे ज्यादा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि 13 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने एक और तो भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, पर केवल रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि उस पैसे को 10 जनपद पहुंचाकर कांग्रेस के ऐशो आराम में खर्च किया। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार शुरू से कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं। इसीलिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया और आईटी की रेड डाली गई। अब चुनाव आयोग से भिजवाया गया है कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। शुद्ध रूप से बदले की भावना से ये काम हो रहा है। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव के बीच में आयकर ने कार्रवाई की थी। आयकर ने एक कंपनी के ओएसडी रहे प्रवीण कक्कड़, इंदौर के हवाला कारोबारी ललित कुमार छजलानी, कॉन्ट्रैक्टर अश्विनी शर्मा, प्रतीक जोशी और हिमांशु शर्मा के यहाँ छापा मारा था, जिसमें सूत्रों के मुताबिक आयकर को बड़ी मात्रा में लेन देन के दस्तावेज, करीब 93 करोड़ के ट्रांजैक्शन और 4 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी। फिलहाल पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब देखना है इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ऐसे मामलों में जब जब कोई बड़ा सियासी नाम सामने आया है, सियासत और ज्यादा हुई है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस नई महाभारत पर बात करने के लिए इस वक्त तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर या रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पी के अग्रवाल, बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। पॉलिटिकल गेस्ट में सीनियर नेता हैं बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट विनोद गोटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस की तरफ से हैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सीनियर नेता बालिंदु शुक्ला जी। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी। शुरुआत शुक्ला जी आप ही से, क्योंकि आप ही के एक नेता पर 15 महीनों की रही आपकी सरकार पर बहुत सारे सवाल उठे हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं, और ये आरोप दरअसल सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर लग रहे हैं। बताइए अपने डिफेंस में क्या कहेंगे आप? देखिए, इस डिफेंस में तो कहने को बहुत कुछ है। पिछले वर्षों में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही,
शिवराज सिंह जी 13 साल मुख्यमंत्री बने रहे, तमामों आरोप उनके ऊपर भी लगे थे। मात्र 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही और उस 15 महीने के अंदर भी कोरोना काल रहा, तमाम बातें हुई करी। उसके बाद उपचुनाव हुए 28 विधानसभा चुनाव के अंदर, और आप जानते होंगे और आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस पार्टी नहीं, आम जनता ने कहा था कि इनको पैसे दे करके कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लाया गया है। लेकिन प्रशासन चुप रहा, उनको पता ही नहीं पड़ा। उनको नहीं पता पड़ा कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, पैसे कहाँ से आए, पैसे किसको दिए गए। ये भी सत्यता आम लोगों ने बताई कि चुनाव के दौरान आखिरी हफ्ते के अंदर तमामों पैसे लोगों को दिए गए वोट खरीदने के लिए। लेकिन प्रशासन को दिख ही नहीं। अब प्रशासन को दिख क्या रहा है? दिख ये रहा है कि जितना भ्रष्टाचार हुआ है। 2000 लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं शायद। मैं तो अभी तक की कर रहा हूँ, अभी तक की, अभी जो उपचुनाव हुआ 28 के, उसकी बता रहा हूँ मैं। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, तो बात की बात है, कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया 15 महीने के अंदर, 15 महीने को लेकर 15 साल के। आप बिल्कुल 15 साल को लेकर जानना चाहते हो? कोई मसला नहीं है, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो 15 महीने पर बात कर रहे हैं। नहीं मसला तो आप 15 महीने की बात कर रहे हो। ये जो चर्चा का विषय आज है, ये आज की तारीख में पता पड़ा है। विस्तार से तो मुझे भी नहीं पता है कि किसने क्या किया, किसने नहीं किया। ये तो कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि आप जांच कीजिए, जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हम तो नहीं कह रहे कि अगर कोई आरोप पकड़ा जाता है तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आरोप केवल कांग्रेस पे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आदमी कोई नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर, अब थोड़ा सा इसको टेक्निकल चीजों पर बात करेंगे। वैसे खैर अग्रवाल साहब से हम समझेंगे, लोग कहते हैं बदले की भावना चल रही। हाँ, तो आप इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स कह रहे हैं। 15 महीनों में आप कुछ इस तरह का काम कर देते। देखिए, जहाँ तक सीबीडीटी का अग्रवाल साहब, नहीं, मेरा सवाल आपसे यह है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है का सवाल वो सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। तो सीबीडीटी की जो रिपोर्ट दी गई है वो जाहिर है कि जो उसके पास फैक्ट्स आए होंगे या जो फाइंडिंग्स उसको मिली होंगी या जो सबूत उसको मिले होंगे, उसके आधार पर उसने रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी होगी। तो थोड़ी सी चीज़ें समझा दीजिए सीबीडीटी के बारे में भी, और उसके बाद चुनाव आयोग के पास ये रिपोर्ट पहुंची और उसके आदेश के बारे में। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सीबीडीटी है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, बहुत ही शक्तिशाली बोर्ड है और पूरा देश का एपेक्स बोर्ड है। तो सर्वप्रथम तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खुद ही एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये इनका लिया हुआ एक्शन बहुत जल्दी सामने आएगा। क्योंकि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने मध्य प्रदेश इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में एक एफआईआर फाइल की है। अब उस ऑफेंसेस विंग अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, फिर निश्चित करेगा एफआईआर फाइल होना चाहिए, किसके विरुद्ध में होना चाहिए, फिर एफआईआर पर कार्रवाई होगी। तो एक और जो ऑफिसर हैं, अगर वो डिसअपियर नहीं हुए तो उनको कहने का भी मौका मिलेगा। तो एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से ये क्रिमिनल केस जाएगा। लेकिन अगर कोई लेन देन हुआ है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इमीडिएट एक्शन ले सकता है, उनकी इनकम में जोड़ सकता है, उनपे पेनल्टी लगा सकता है। तो वो चीज एक पब्लिक के सामने बहुत जल्दी आएगी। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा एक जो रिपोर्ट भेजी है गृह मंत्रालय को कि इन ऑफिसरों के विरुद्ध में आप विभागीय कार्रवाई करिए, ये बहुत ही ताड़ान्वित हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा काम है। गृह मंत्रालय को 3 आईपीएस ऑफिसरों के खिलाफ भेजा गया है। कार्रवाई कौन करेगा? राज्य गृह मंत्रालय को। चूंकि आप कार्रवाई की बात, कार्रवाई कौन करेगा? प्रदेश सरकार करेगी, इकोनॉमिक ऑफेंस कार्रवाई करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस कार्रवाई करेगी? नहीं, प्रदेश का देखिए, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बोला है, लेकिन जो कार्रवाई होती है आईपीएस ऑफिसर के विरोध में वो स्टेट गवर्नमेंट से शुरू होती है। तो अभी राज्य सरकार को ही चारों ऑफिसर के विरोध में कार्रवाई करना है, विभागीय कार्रवाई। हाँ, तो विभागीय कार्रवाई फौरन शुरू हो सकती है। तो कम से कम वो काम शुरू हो, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम शुरू करे, और जो एमपी का जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, फाइनल रिपोर्ट
एक्चुअली ये लेन देन हुआ, ये कहाँ गया पैसा, इसका ट्रेल क्या है, कितना रुपए गया, क्योंकि अभी ये प्रमाण नहीं आया है कि जो रुपए दिया गया है वो उनके अकाउंट में कहाँ से आया। ठीक है, क्योंकि अगर इतना सीधा सवाल होता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फौरन कार्रवाई कर देता। यानी कि उलझा हुआ है, एक लंबी इंक्वायरी की बात है। ठीक है, लेकिन विभागीय कार्रवाई हो सकती को थोड़ा है। टाइम देना है, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। मामला है, लेकिन विभागीय कार्रवाई। विनोद गोटिया जी, कांग्रेस भले इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स कहे, आप बालेंद्र शुक्ला जी के सवालों का और आरोपों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये भी बताइएगा कि ये जो सीबीडीटी जो टेक्निकल चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं अग्रवाल साहब, तो कार्रवाई कब से शुरू करेगी आपकी सरकार, या फिर ये पॉलिटिकल गूफअप्स या बयानबाजी में ही मामला ऐसे चलता रहेगा, महाभारत के तौर पर हम इसे देखते रहेंगे? नहीं, देखिए, मैं दोनों चीज़ों का जवाब दूंगा। पहले मैं बालेंद्र शुक्ला साहब को जवाब देना चाहता हूं। हाँ प्लीज। कि जो बालेंद्र शुक्ला साहब आज कांग्रेस की तरफ से बचाव की बात कर रहे हैं, जब ये घटनाएं घट रही थी तब वो भारतीय जनता पार्टी में थे और अगर उनको लग रहा था कि केंद्रीय संस्थाएं गलत कर रही हैं तो उनको इस्तीफा दे देना था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाइयों से असहमत होकर कि साहब हम राजनीतिक कार्रवाइयां कर रहे हैं। और जिस ये खरीद फरोख्त की जो बातें कर रहे हैं कि 28 लोगों को खरीदा गया, बेचा गया, तो उस समय तो कमलनाथ की सरकार थी। तो कमलनाथ सो रहे थे क्या उस समय? जागते हुए सरकार चलाना चाहिए ना। ठीक, अगर आप जागृत नहीं हो, आपके एमएलए भग गए तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगेगा, तो ये पॉलिटिकल बात हो गई। और इसलिए मैं उनकी बात को बहुत सहजता से लेता हूं। बेचारे सज्जन आदमी हैं, इन सब चीजों का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। कांग्रेस की तरफ से बोलना था इसलिए बोल दिया। लेकिन केंद्रीय संस्थाओं के संदर्भ में भी आपकी रिपोर्ट में एक बात आ रही थी कि इनकम टैक्स ने छापा डाला तो बीजेपी की सरकार है। अब ये दूसरी संस्था चुनाव आयोग को लिख रही है तो बीजेपी की सरकार है। चुनाव आयोग लिख रहा है अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए तो बीजेपी की सरकार है। तो अगर किसी संस्था पे भरोसा नहीं है तो राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा डालने वाले चीन के लोगों को जांच करने के लिए कहें, जो 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में डालते हैं, या जाकिर नाइक से कोई संस्था बनवाएं जो कांग्रेस के इन कारनामों की जांच करे जो इनके राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग करते हैं। देश की किसी संस्था के ऊपर इनको भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ये अपनी प्राइवेट दुकान की तरह देश की संस्थाओं को चलाने का काम करते रहे हैं। और आज जो केंद्रीय संस्थान ने कहा है, ये प्रत्यक्ष कर संस्थान ने, कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, वो अधिकारियों के ऊपर है। कांग्रेस क्यों तिल मिला रही है? चुनाव आयोग ने अगर कहा है तो अधिकारियों के ऊपर, 4 अधिकारियों के ऊपर, 3 अधिकारियों के ऊपर कहा है। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे थे। अब इनको डर सता रहा है कि अधिकारियों की गर्दन नपेगी तो इनके उन आकाओं के नाम आएंगे जिनके पास तक दिल्ली तक पैसा पहुंचाने का पाप किया है कांग्रेस ने। और इसलिए ये डर रहे हैं, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं सरकारी संस्थाओं के ऊपर। करना पड़ेगा, इसलिए बहुत शॉर्ट में अगर आप जवाब दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं अभी पटेरिया जी के पास तो पहुंच ही नहीं पाया हूं, उन्हें भी मुझे ज्यादा टाइम देना है। एक और सवाल का जवाब आप दे दीजिए जरा मुझे प्लीज, कि ये जो 4 अधिकारियों के नाम वो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार पूरी ताकत के साथ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेगी। आसान है इन पर कार्रवाई करना? उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कानून सम्मत जो कार्रवाई नहीं कर देंगे। और ये जो बी मधु कुमार है, इनका तो एकदम आसान है, कानून सम्मत कार्रवाई होगी, सरकार पीछे नहीं हटेगी। वीडियो पिछले दिनों वायरल हो रहा था कि कैसे ये खुले में एक के बाद एक लोग इन्हें जो है लिफाफे पकड़ा के जा रहे थे। अधिकारी जब इतना भ्रष्ट होगा तो उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस कैसे होंगे? मैं मधु कुमार को भी जानता हूं, मैं संजय माने को भी जानता हूं, मैं मधु कुमार को भी जानता हूं, मैं संजय माने जी को भी जानता हूं, बाकी अधिकारियों को भी जानता हूं जिनके नाम आ रहे हैं। और सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, किसी तरह की मुरव्वत नहीं करेगी सरकार इनके ऊपर, और सहजता के साथ कार्रवाई करेगी, क्योंकि हमने इन सारे घपले और घोटालों को उजागर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक जानकारी और, एक तो वो वीडियो जो बहुत वायरल हुआ था मधु कुमार साहब का, वो लिफाफे कैसे ले रहे थे और वो अपने सूटकेस में डाल रहे थे, ब्रीफ केस में वो, और ये क्या ये 15 महीनों के लिए स्पेशली कांग्रेस की सरकार आने के बाद क्या ये प्रदेश में डिप्यूट हुए थे, या ये बहुत पहले से वहां पर ये तमाम अधिकारी काम कर रहे थे? देखिए, अधिकारी तो जब से नौकरी लगी तब से काम कर रहे हैं।
सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन अब जो पाप के वीडियो दिख रहे हैं और समझ में आ रहे हैं वो किस सरकार के कार्यकाल में समझ में आ रहा है वो आपको पता है कि कब उनके वीडियो सामने आए और कब देखे गए। तो जैसा राजा होगा वैसा चलाने वाला तंत्र बन जाएगा। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। सचिवालय को दलालों का अड्डा बनाने का काम कर दिया था, ये तो मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है। आपने तीनों पक्षों को सुन लिया, आपने पक्ष विपक्ष को भी सुना, एक तीसरा पक्ष हमारे लिए खास तौर पर जो अग्रवाल साहब को बुलाया है टेक्निकल इश्यूज समझने के लिए, उन्हें भी सुन लिया। अब आप बताइए कि ये महाभारत जो है ये चक्रव्यूह किसके लिए है? इसमें कोई अभिमन्यु की तरह जो है वो मूर्छित हो जाएगा, कोई मार दिया जाएगा, या फिर कोई अर्जुन भी है जो सबको भेदता हुआ चक्रव्यूह तोड़ देगा? देखिए, जहाँ तक जोशी की डायरी का सवाल है जिसमें ये नहीं मेरा अग्रवाल साहब लेन देन हुआ, मैं पटेरा जी से मेरा सवाल था, वो क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पटेरा जी से मेरा सवाल है अग्रवाल साहब, प्लीज पटेरा जी। अच्छा ठीक है, ओके। देखिए जी मकसूद साहब, वास्तविकता ये है कि भ्रष्टाचार है हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह है। सरकारें बदलती रहती हैं और करप्शन करने वालों के नाम और चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन चीजें वही आकार लेती हैं। क्या सड़कों पर होता हुआ भ्रष्टाचार किसी को दिखाई नहीं देता है? कभी ज्यादा कार्रवाई हो जाती, कभी कम कार्रवाई हो। इसकी भ्रष्टाचार की जननी है चुनाव। ये लोकसभा चुनाव पहले हुआ तो लोकसभा चुनाव के लिए फंडिंग हो रही थी। दरअसल जो भी अधिकतम लिमिट है मध्य प्रदेश में अभी शायद 28.5 लाख या कितने के लाख रुपए के आसपास एक लिमिट थी। क्या इतने में चुनाव होते हैं? कोई दिल पे हाथ रख के कह दे, गंगा जल की बात नहीं कह रहा हूँ कि उसमें 28.5 लाख में कोई महानगरीय चुनाव है। एकाध कोई कैलाश जोशी हो सकता है, एकाध कोई मोतीलाल वोरा हो सकता है, लेकिन 28.5 लाख में कोई चुनाव लड़ता है, ये तो रामराज्य की स्थापना हो जाएगी। चुनाव के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ना तो शिवराज पटेरिया देने वाले हैं और न मकसूद साहब देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं। जो भी है वो पुराना खा गया हमारा पैसा, तो और मुसीबत में डाल दिया। तो हमें तो एक रुपए का हिसाब देना सबसे बड़ी बात मकसूद साहब ये है कि अरे साहब अभी सीए ने पूरा पैसा वसूल लिया है, क्या बताऊं। ठीक, चलने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार सबको दिखाई देता है। क्या एक्साइज में होने वाला, ट्रांसपोर्ट में होने वाला, सड़कों पर होने वाला करप्शन, रेत में होने वाला करप्शन या दाल दलिया में होने वाला करप्शन सब किसी को दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है। ये 15 महीने की सरकार है। 15 महीने की सरकार में जो कुछ हुआ एक कम ज्यादा का फर्क हो सकता है, लेकिन ये कहा जाए कि कोई सब गंगा जल के धुले हैं तो मैं तो कम से कम ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अब दूसरी बात आ जाए बी मधु कुमार वही है जो बीजेपी के राज में भी ऐश करते रहे और कांग्रेस के राज में भी ऐश करते रहे। ये जब पकड़े गए तो ये देखिए कि जब वीडियो आया था सरकार किसकी थी? ये कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ये सरकार थी बीजेपी की सरकार थी। और ये वीडियो पुराना था, ये उज्जैन या बड़नगर कहीं का आसपास का था। तो ये इस तरह की बातों में सबसे बड़ी बात है हम कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, भ्रष्टाचार की अम्मा को क्यों खत्म नहीं करते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। पॉलिटिकल सिस्टम में जिस तरह अतिरिक्त पैसा खर्च होता है, सोने के मुर्गी देने वाले अंडे, क्या वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को अगर आप जिबा कर देंगे, उसे आप मार देंगे तो फिर अंडे नहीं मिल पाएंगे ना आपको। तो इसलिए कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता। दोनों राजनीतिक दलों से क्षमा के साथ में बात कहता हूं, सबको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं क्या हो रहा है, किस तरह से होता है। और राजनीति में सेवा के भाव से कैलाश जोशी आया, अटल जी आया, अडवाणी जी आए, मोतीलाल वोरा आए, सुंदरलाल पटवा आए, लेकिन बाद की पीढ़ी में बहुत से लोग आए। मैं शिवराज जी को भी मान सकता हूं कि गरीब परिवार से निकले हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में ऐसे लोग आए हैं। उमा भारती बहुत अच्छी तरीके से आई, गरीब की व्यथा उन्होंने 2003 में जब उन्होंने अपना एक लैंडमार्क स्पीच विधानसभा में दिया था वो याद करने लायक है। लेकिन राजनीति में पर्याप्त संख्या में ऐसे लोग आए हैं जो भले ही शिखर पर ना हो, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और ही है। दूसरा, प्रशासन भी अब व्यवसाय की तरह हो गया है। कमलनाथ के जमाने में रहे एक चीफ सेक्रेटरी मुझसे कहा कि हम तो कांग्रेस का कैडर तैयार कर रहे हैं। हमने कैसे कर रहे हैं हुजूर आप तैयार? तो बोले हम ट्रांसफर करके तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 15 सालों में कैडर तो हमारा समाप्त हो गया। तो ये ब्यूरोक्रेसी की स्थितियां हैं। मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूँ, नाम इसलिए ले रहा हूँ कि व्यक्तिगत क्षणों में लोगों ने मुझसे बातें कही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है वो अब रस्सी का फ्रेम भी नहीं बचा है। सबसे बड़ा संकट है। बताइए शुक्ला जी, इतना सब कुछ हो रहा है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे, जैसे
हाँ प्लीज आप कंप्लीट कर लें और पटेल जी। अरे शुक्ला जी भी साहब बहुत पुराने हमारे बस सिर्फ एक बात कहता हूं, राजनेता और राजनीति जिस दिन चाहेगी उस दिन प्रदेश और देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। मुझे लगता है पॉलिटिकल फंडिंग के लिए अफसरों का उपयोग जब तक होता रहेगा तो मधु कुमार माने दूसरे लोग आते जाते रहेंगे, सुषमा बनर्जी के नाम बदलते रहेंगे, लेकिन चीजें वहीं चलेंगी। इसके पहले अरविंद जोशी और टीना जोशी पकड़े गए थे करोड़ रुपए की संपत्ति के, उनके पिताजी मध्य प्रदेश के ख्याति नाम डीजीपी हुआ करते थे। तो दिक्कत है जो पकड़ा गया सो चोर है, नहीं तो न जाने कितने आईएएस अफसरों पे छापे पड़ते हैं, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से वो कागज बनवा लेते हैं, बच जाते हैं। बताइए शुक्ला जी, अब 15 महीनों की सरकार पर इतने सारे आरोप लग गए, आप 15 साल की भी बात कर लीजिए, हालांकि उस वीडियो का भी जिक्र हमने कर ही दिया था। तो सवाल इसको लेकर है जो पटेरिया जी कह रहे हैं कि भाई सरकार में भी तो वो इच्छा शक्ति होना चाहिए ना। ये तो सबको पता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम कैसे चलता है और इस सिस्टम का हिस्सा कौन नहीं है, तो फिर बदल दीजिए सब कुछ। देखिए, आपकी बात, पटेल जी की बात भी बहुत सही है। आज आरोप प्रत्यारोप किस बात पे लग रहे हैं? क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। अब जो 15 महीने पे कांग्रेस की सरकार रही, शायद पटेल जी सही कह रहे होंगे कि जो लोग पैसों का लेन देन करते थे वही तो सिंधिया जी संग चले गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर वो लोग इतने स्वच्छ साफ होते तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी पार्टी में कैसे मिला लिया? मतलब कांग्रेस के अंदर केवल ये 22 बड़े निष्ठावान थे, इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था, इसलिए सिंधिया जी ने 1,30,000 से हारने के बाद अपने साथियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया कि कांग्रेस के अंदर यही 22 विधायक और ये 28 विधायक सबसे अच्छे, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। अब जब पार्टी बदल ली उन्होंने, तब कांग्रेस के लोगों पर कह रहे हैं कि साहब उनके टाइम में हुए थे। अरे टाइम में ये लोग तो थे, ये तो कमलनाथ जी तो उनको निकालना ही चाहते थे, लेकिन सिंधिया जी खुद हार गए तो उन्होंने कहा कैसे अपनी लाज बचाएं, तो उन्होंने अपनी लाज बचाई, शिवराज सिंह जी ने अपनी सरकार बचाई, दोनों के बीच में गठबंधन हुआ, अच्छे भले बुरे सबको उन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया और सबको टिकट देंगे, सबको टिकट देंगे। और इसलिए आज की तारीख देखिए, आपकी बात मैंने बड़े आराम से सुनी, कृपा करके बीच में मत बोलिए, वरना होता क्या है कि आप भी बोलते रहेंगे, हम भी बोलते रहेंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या कह रहे हो, हम क्या कह रहे हैं। जब आपकी बात हमने सुनी तो आप भी सुन लीजिए, अगर बीच में आप बोलते रहेंगे मैं भी बोलता रहूंगा, लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कृपा करके आप सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है भाई कि अपनी बात बीच में बोलते रहें। अगर आप बोलते रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई कुछ नहीं समझ रहा है, आप बोलते रहिए, हम भी बोलते रहेंगे, ना आपकी समझेंगे ना हम अपनी समझेंगे। मैं बता दूं, इसी को बदले की भावना कहा जाता है। जब ये सब बातें आज सामने आ रही। गोटिया जी प्लीज बोलें। मैं रोक गया, उनको भी रोक लीजिए। शुक्ला जी, अब पूरा जीवन तो आपने सिंधिया खानदान के साथ गुजारा है और आज आरोप लगा रहे सिंधिया खानदान के ऊपर, कहीं तो आपको जाके रुकना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप विस्मृति के शिकार हो रहे हैं, कुछ चीजें भूल रहे हैं। तो मैं बोलूं, पूरा जीवन सिंधिया खानदान के साथ गुजारा आपने, आज उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हो, राजनीति में इतने नीचे मत जाइए, राजनीति में इतने नीचे मत जाइए, गिरिए। आप सरासर अग्रवाल साहब से ले लेते हैं, सरासर गलत कह रहे हैं आप। तो आप सुन लीजिए मेरी बात भी, अगर आप बोलते जाएंगे तो मैं भी बोलता जाऊंगा, फिर बात बदलेगी नहीं। इसलिए सुनिए भी कृपा करके। आपने कह दिया सिंधिया खानदान, स्वीकार करिए। अरे भाई आप देखिए, वसुंधरा राजे कहाँ थी, यशोदा राजे कहाँ थी, सिंधिया खानदान क्या होता है? उस खानदान के अंदर माधवराव सिंधिया के साथ में रहा, ये सत्य है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में कभी नहीं रहा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कुछ काम गड़बड़ की, उसी की वजह से वो हारे, और अपनी हार को बचाने के लिए, अपनी शख्सियत बचाए रखने के लिए शिवराज सिंह जी के साथ गठबंधन किया। और आज जो सरकार बनी है, ये गठबंधन की सरकार है, ये लेन देन की सरकार है। शिवराज सिंह को मिला और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला, इसलिए दोनों जने मिल गए। अब जब मिल गए तो सरकार गिर गई। अब जब गिर गई तो जो 22 विधायक गए थे वो तो बड़े अच्छे थे। अरे शुक्ला जी, अब 23 की फिक्र कीजिए, आप छोड़िए अब बाकी सब बातें। अग्रवाल साहब को सुनिए सिंधिया के साथ में रहा,
लेकिन माधव सिंधिया परिवार बटा हुआ था। हाँ देखिए दो बहनें निश्चित हो चुका है, निश्चित हो चुका है। माधव सिंधिया कांग्रेस में थे, भारत में आप कह सिंधिया खानदान के साथ लुटारा, ये कहना गलत है। भाई शुक्ला जी के पास आवाज जा रही है कि नहीं? हाँ, पर अग्रवाल साहब की आवाज दो। ठीक है अग्रवाल साहब बोलिए। हाँ देखिए जो पटियाला जी ने सुझाव दिया है कि निर्वाचन भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, वो तो ठीक है, लेकिन उसको फंडिंग इस सरकार से नहीं हो सकती है, अब सिद्ध हो चुका है, क्योंकि इतना खर्च है और भारत इतना गरीब देश है। तो इसमें दूसरा जो सुझाव है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो ये पॉलिटिकल आदमी क्यों नहीं करते? ये राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री के प्रत्येक राज्य में सिविल सर्विस बोर्ड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उच्चतम न्यायालय का। अगर ये हो जाए तो ये जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, कम से कम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की जो पोस्टिंग हो वो एक सिविल सर्विस बोर्ड द्वारा हो, वो पक्षपात विहीन हो, तो ये भ्रष्टाचार कम से कम 70% कम हो जाएगा। लेकिन ये तो एक यक्ष प्रश्न है। बाद में कम से कम ये है, ये कह सकते हैं कि यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर के पास जवाब तो थे प्रश्नों के, लेकिन ये भ्रष्टाचार तो एक ऐसा प्रश्न बना हुआ है कि सरकारें बदल जाती हैं, ये भ्रष्टाचार एक करप्शन का सिस्टम नहीं बदल पा रहा है। सब अपने अपने लिहाज से चुनावों के दौरान वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। वक्त इतना ही है। पटेरिया जी हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।